उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। घुमंतू चरवाहों एवं पहाड़ों, पठारों, मैदानों और मरुस्थलों में उनकी आवाजाही को समझने और उसकी व्याख्या करने में। इस बात की विस्तार पूर्वक व्याख्या करने में कि औपनिवेशिक शासनों एवं गतिविधियों ने भारत एवं अफ्रीका में चरवाहों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। ये समझने और व्याख्या करने में कि चरवाहों ने बदलावों का सामना किस प्रकार किया। ये समझने और व्याख्या करने में कि औपनिवेशिक शासनों के कारण चारागाह किस प्रकार लगातार सिकुड़ते गए। ये समझने और व्याख्या करने में कि चरवाहों को आजीविका के कैसे साधन अपनाने के लिए विवश किया गया। ये समझने और व्याख्या करने में कि आवाजाही पर प्रतिबंध से मवेशियों की हानि किस प्रकार हुई। ये समझने में कि औपनिवेशिक शासकों के प्रतिबंधों ने सभी चरवाहों को समान रूप से प्रभावित नहीं किया। घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी की जुगाड़ में यहां से वहां घूमते रहते हैं। पहाड़ों में जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। 19वीं सदी में वे जम्मू कश्मीर में आकर बस गए, क्योंकि इस स्थान ने उनके रेवड़ों के लिए अच्छे चारागाह प्रदान किए। वे सर्दी गर्मी के हिसाब से ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन चारागाहों के बीच चक्रीय गतिविधि संपन्न करते हैं। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती हैं, तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते हैं। जाड़ों में निचले इलाके में मिलने वाले सूखी झाड़ियों के वन ही उनकी जानवरों के लिए चारागाह बन जाते हैं। अप्रैल के अंत तक गर्मी की ऋतु आने तक बर्फ पिघलती और पहाड़ों पर हरियाली छा जाती। यही वो समय होता जब वे पहाड़ों की ओर उत्तर दिशा में यात्रा आरंभ करते। कई घुमंतू परिवार समूह बनाकर एक साथ यात्रा करते, जिसे काफिला कहा जाता। हिमाचल प्रदेश के गद्दी चरवाहे भी सर्दियों के दौरान झाड़ियों के वनों में अपने जानवरों को चराने के लिए शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर आ जाते। अप्रैल तक वे वापस उत्तर की ओर लाहौल और स्पीति चले जाते। गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र के गुर्जर चरवाहे नीचे की ओर भाबर के शुष्क वनों में आ जाते। जब सर्दियां शुरू होती हैं, तो वे ऊंचे पहाड़ों पर पाए जाने वाले बुग्याल नाम से जाने जाने वाले घास के मैदानों में वापस चले जाते। हिमालय के भूटिया, शेरपा, किन्नौरी और चरवाहा समुदाय भी ऋतुओं के आधार पर इसी प्रकार के चक्रीय पैटर्न का पालन करते हैं। घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में चरवाहे भारत के पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी पाए जाते थे। महाराष्ट्र का धंगर चरवाहा समुदाय मॉनसून के दौरान केंद्रीय पठार पर रहता है, क्योंकि इस समय ये आदर्श चारागाह बन जाता है। अक्टूबर तक वे कोंकण की ओर चले जाते, जहां वे खेतों को खाद प्रदान करते
और बदले में चावल प्राप्त करते। मानसून आने के साथ वे शुष्क पठारी क्षेत्र की ओर चले जाते। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते, जबकि कुरुमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते। इन घुमंतुओं का मौसमी चक्र शुष्क और मानसूनी ऋतुओं पर निर्भर करता, जो पहाड़ी चरवाहों की तरह सर्दी और बर्फ पर निर्भर नहीं करता। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बंजारे अपने मवेशियों के लिए चरागाह स्थलों की खोज में लंबी दूरियां तय करते थे। राजस्थान के राईकाओं ने खेती को चरवाही के साथ संयुक्त कर दिया। मॉनसून के दौरान बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के राईका अपने गृह गांवों में ही रहते, जहां पर्याप्त मात्रा में चरागाह उपलब्ध होते। चरागाह अक्टूबर तक चरागाह सूखने लगते और यही वो समय होता जब वे नए चरागाहों और पानी की खोज में दूसरे इलाकों की ओर निकल जाते। अगले मॉनसून सत्र में वे अपने गांव लौट आते। किसी क्षेत्र में निवास करने की इन चरवाहा समूहों की अवधि चरागाह और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती। एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के दौरान वे आपसी लाभ के लिए किसानों के साथ संबंध बनाते। चरवाहों को अपनी आवाजाही की योजना बनाने के लिए भूगोल एवं मौसम विज्ञान के अच्छे ज्ञान की भी अनिवार्य आवश्यकता होती थी। औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। इन परिवर्तनों ने चरवाहों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया? औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत चरवाहों का जीवन और अधिक कठिन हो गया। चराई की भूमि को बेकार मानते हुए औपनिवेशिक शासकों ने अधिक से अधिक चराई की भूमि को खेती के अंतर्गत शामिल कर लिया। इसने उन्हें राजस्व की उगाही करने एवं जूट, कपास और गेहूं जैसी फसलों की खेती करने में सक्षम किया, जिनकी ब्रिटेन में बहुत मांग थी। औपनिवेशिक शासकों ने नमक, व्यापार की वस्तुओं और जमीन और पानी के उपयोग पर कर लगाए। आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 ने सभी घुमंतू लोगों को आपराधिक जनजातियां घोषित कर दिया। चरवाहों की मौसमी रूप से अदला बदली के कारण चराई के मैदानों को अपना प्राकृतिक रूप पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाया करता था। लेकिन आवाजाही पर प्रतिबंध लगने से उसी चारागाह का लगातार उपयोग किया जाता था, जिससे उसकी गुणवत्ता में गिरावट हो जाती थी। इसके कारण चारे की कमी पैदा हो गई। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में जानवरों की मौत हुई। चरवाहों ने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया? इन बदलावों के प्रति चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाहों ने नई चरागाह भूमियों की खोज की और कुछ ने चरागाह भूमियों की कमी के कारण मवेशियों की संख्या में कमी कर दी। 1947 में विभाजन के बाद राइका जनजाति के लोग सिंध में नहीं जा सके, इसलिए वे नए चरागाहों की खोज में प्रवास करके हरियाणा में आ गए। संपन्न चरवाहों ने जमीन खरीद ली और वे किसानों के रूप में एक स्थान पर रहने लगे।
कुछ व्यापारियों के रूप में कार्य करने लगे। अफ्रीका में चरवाहा जीवन। चरवाहों की आधी से अधिक जनसंख्या अफ्रीका में निवास करती है। इन चरवाहा समुदायों में से कुछ बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना हैं। चरागाहों का क्या हुआ? उपनिवेशीकरण से पहले मासाई ज्यादातर पूर्वी अफ्रीका में रहते थे। 1885 में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मार-काट शुरू कर दी। ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगाइनेका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 टुकड़े कर दिए गए। गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चरागाहों को कब्जे में ले लिया गया। लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। मासाई ऐसे सूखे इलाके में कैद हो गए जहां बहुत कम बारिश होती थी। औपनिवेशिक सरकार चरागाही भूमियों को खेती के क्षेत्रफल के रूप में अधिक से अधिक रूपांतरित करने को प्रोत्साहित करने लगी। चरागाही भूमियों को शिकारगाह भी बना दिया गया। कीनिया में मासाई मारा व साम्बूरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क ऐसे शिकारगाहों के उदाहरण हैं। इन क्षेत्रों में चरवाहों को शिकार करने या जानवर चराने की अनुमति नहीं थी। सरहदें बंद हो गईं। परंपरागत रूप से चरवाहे आवश्यकता अनुसार एक चरागाह से दूसरे चरागाह जाया करते थे। लेकिन 19वीं सदी में चरागाहों पर कई प्रकार की पाबंदियां लगा दी गईं। वे अब विशेष आरक्षित क्षेत्रों तक सीमित हो गए थे। वे इनकी सीमाओं के पार आ जा नहीं सकते थे। बाजारों में गोरों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में उनका प्रवेश प्रतिबंधित था। उनकी व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह रोका नहीं गया था, लेकिन उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। जब चरागाह सूख जाते हैं। घुमंतू पुनः ऐसी जीवन शैली है जिससे चरवाहे सूखे जैसे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मासाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया था। उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया जहां बहुत कम वर्षा होती थी, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहां उन्हें अच्छे चरागाह मिल सकते थे। इसलिए उनके मवेशियों की भूख से मौत हो गई। अभिलेखों के अनुसार 1930 में कीनिया में मासाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ें और 1,71,000 गधे थे। 2 साल के सूखे में 1933 और 1934 ने मवेशियों की संख्या को कम करके आधा कर दिया था। सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने से पहले मासाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था, वरिष्ठ जन और योद्धा। वरिष्ठ जन सामुदायिक मामलों का निर्धारण करते एवं विवादों का निर्णय करते थे। योद्धाओं में ज्यादातर नौजवान होते थे जो अपने समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी
छीन कर भी लाते थे। अंग्रेजों ने जनजाति के मामलों की देखभाल करने के लिए मुखिया तय कर दिए। उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर भी पाबंदियां लगा दीं। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई। नवनियुक्त मुखिया समृद्ध लोग थे, जिनकी चरागाही एवं गैर चरागाही दोनों तरह ही आमदनी होती थी। वे शहरों में जाकर बस गए। वे गरीब चरवाहों को कर्ज पर पैसा देते थे। गरीबों को जीवित रहने के लिए काम की तलाश में शहरों में शरण लेनी पड़ती थी। वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच पारंपरिक अंतर। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं, अपितु अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए एक इलाके से दूसरे इलाके में आवाजाही करते हैं। घुमंतू लोग पहाड़ों, पठारों, मैदानों और साथ ही साथ रेगिस्तानों में भी पाए जाते हैं। भारत के चरवाहों में गुज्जर, बकरवाल, कश्मीर, गद्दी, हिमाचल प्रदेश, धंगर, महाराष्ट्र, गोल्ला कुरुमा और कुरुबा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, बंजारा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, रायका, राजस्थान शामिल हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन के अधीन चरागाहों के क्षेत्रफल कम हुए और चरवाहों की आवाजाही को केवल विशिष्ट इलाकों तक सीमित कर दिया गया था। इस नियम के किसी प्रकार उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाता था या दंड दिया जाता था। नई उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए कुछ घुमंतू मजदूर बन गए, जबकि जो जमीन खरीद सके वे किसानों के रूप में बस गए। मासाई जनजाति ने अपनी 60% चारागाह भूमि यूरोपीय औपनिवेशिकों के हाथों गंवा दी। इस चारागाह भूमि का उपयोग यूरोपियों द्वारा बस्तियां बसाने, खेतों और शिकारगाहों के लिए किया गया था। अफ्रीका में चरवाहे कुछ आरक्षित क्षेत्रों तक सीमित थे। औपनिवेशिकों ने ये सुनिश्चित किया कि स्थानीय लोगों के साथ उनका संपर्क कम से कम हो। आवाजाही पर प्रतिबंधों के कारण चारे की कमी हो गई, जिससे मासाइयों को मवेशियों की भारी क्षति हुई।